हेलो बच्चों, मैं अमित पांडे आज स्टार्ट करने वाला हूँ 1.2 एक्सरसाइज 1.1 और बेसिक्स हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। फर्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए और फर्स्ट वीडियो को देखिए। और सेकंड वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, और साथ में उनका कारण भी बताना है। तो पहला पढ़ते हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बताइए क्या होगा इसका, कि सारी प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए जैसा मैंने आपको सिखाया था, क्या जैसे आप देख भी सकते हैं कि जैसे ये हमारा प्राकृतिक संख्या का बॉक्स है, तो प्राकृतिक संख्या पूरा का पूरा बॉक्स किस में आ रहा है, पूर्ण संख्या में। तो प्राकृतिक संख्या पूरी की पूरी पूर्ण संख्या में आती है। मतलब यूं कह सकते हैं कि सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सारी पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक, और सारी पूर्णांक परिमेय, और सारी परिमेय किस में जाती है, वास्तविक संख्या में, और सारी अपरिमेय भी किस में जाती है, वास्तविक। यही तो बताया था हमने। अगर हम ऐसे बोलें कि इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई सारी वास्तविक संख्या को हम यूं कह सकते हैं कि सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय को भी इकट्ठा करती है और परिमेय को भी इकट्ठा करती है। तो सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। ये बिल्कुल बात सत्य है, ये बिल्कुल बात सत्य है। और साथ में इसका जो कारण आप लिखेंगे, लिख सकते हैं क्या, कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या जो मिलके किसके मिलके बनती हैं, सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय। तो ये बहुत सिंपल सा एक उदाहरण, एक सिंपल सा एक कारण भी बता दिया हमने कि वास्तविक संख्याएं जो होती है वो सारी की सारी परिमेय और सारी की सारी अपरिमेय का इकट्ठा करके हम वास्तविक संख्याएं बनाते हैं। तो इसमें सिंपल ये पूछा था कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक, हाँ तो सारी की सारी जब वास्तविक के अंदर आती है तो सभी अपरिमेय वास्तविक कहलाएगी। बहुत सिंपल सा था, इसलिए कह रहा हूँ फर्स्ट वीडियो में जो बेसिक्स पढ़ाया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकंड देखते हैं, संख्या रेखा में प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो सत्य तथा असत्य बताना है। तो देखिए ये हमारी एक संख्या रेखा होगी जिसमें हमें 0 भी पता है, हमें 1 पता है, 2 पता है, 3 इस तरीके से आगे को चलती है। यहाँ -1 भी जानते हैं, -2, -3 इस तरीके से ये हमारी संख्या रेखा होती है। क्या है ये, हमारी संख्या रेखा। ये हमारी संख्या रेखा है, ठीक। अब इस संख्या रेखा के क्या बोला है, संख्या रेखा में प्रत्येक बिंदु √m के रूप में लिख सकते हैं। और m की वैल्यू कहां से रखनी है, प्राकृतिक संख्या से। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे कि भाई रूट के अंदर जो m का मान रखना है वो प्राकृतिक संख्या से रखना है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1। तो ठीक है, √1 का मतलब क्या हो गया, √1 का मतलब 1, ये रहा। फिर क्या होता है, √m की जगह, अब क्योंकि m का मान एक प्राकृतिक संख्या से रखना है तो m की जगह क्या रखेंगे, 2। तो √2 का मान होता है 1.414, लगभग यहाँ आएगा कहीं, ठीक। फिर आज अगला होगा 3, इसका होता है 1.732 समथिंग, तो यहाँ कहीं हो जाएगा। ऐसे √4 होगा, तो √4 क्या होगा, √4 हो जाएगा हमारा 2, वो भी मिल गया। तो काफी सारी संख्याओं को तो हम √m के रूप में लिख देंगे, लेकिन इसके आंसर बहुत सारे हैं, इसके कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि ये जो लाइन लिखी है ये सत्य नहीं असत्य है। अब आप बोलेंगे सर कैसे असत्य है, असत्य इस प्रकार से है कि हम
संख्या रेखा में प्रत्येक बिंदु को नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसी संख्या हैं जिनको हम रूट m के रूप में नहीं लिख सकते। या और अच्छा एग्जाम्पल देना है इसका, और अच्छा उदाहरण देना है, तो हम यूँ कह सकते हैं सर कि अंडर रूट के अंदर संख्या तो प्राकृतिक रखे हैं, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे रख सकते हैं, तो इसका मान तो कभी भी ऋणात्मक आएगा ही नहीं, क्योंकि देखो इसका वर्ग करेंगे, जैसे इसका वर्ग करा तो कितना होगा, अंडर रूट हट जाएगा, ये वर्गमूल हट जाएगा तो 4 आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब इस संख्या में का आंसर कभी भी माइनस में तो आएगा ही नहीं। तो हम इसका कारण क्या लिख सकते हैं, नोट करेंगे कि ऋणात्मक संख्याओं को कभी भी रूट m के रूप में नहीं लिखा जा सकता। एक कारण ये भी हो सकता है, कई किताबों पे इसका कारण दूसरा भी हो सकता है, क्या कि सभी संख्याओं को हम रूट m के रूप में नहीं लिख सकते। तो बहुत सारे कारण अलग अलग टीचर्स के अलग अलग रिव्यूज हो सकते हैं, ठीक है, पर कॉन्सेप्ट यही है कि ये पूरी जो लाइन लिखी गई है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को, अगर वो प्रत्येक की जगह कुछ बिंदु लिख दे कि संख्या रेखा के कुछ बिंदु रूट m के रूप में लिखे जा सकते हैं, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। लेकिन उसने सभी के लिए बोला तो सभी को हम रूट m के रूप में लिखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? बहुत इजी तरीके से समझेंगे, क्योंकि सर इजीली समझाना है। जब आपके टीचर्स आपसे पूछेंगे कि सर जो ये हमारे ऋणात्मक मान है, इनको तो कभी भी हम रूट के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। दोबारा पढ़ो इस लाइन को, ये कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये इसके अब उल्टा प्रदर्शित कर रही है। जरा देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक मतलब सारी की सारी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है ना जी। वास्तविक संख्या के अंदर तो परिमेय भी आती है और अपरिमेय, तो सारी वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय कैसे हो जाएगी, उसके अंदर तो परिमेय संख्या भी है ना। इस वजह से इसको बोलेंगे ये क्या है, हमारा असत्य है। कारण क्या बताएंगे कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती। वास्तविक यही लिखेंगे कि हमारा जो वास्तविक होता है, वास्तविक संख्या जो हमारी होती है, वास्तविक जो संख्या होती है वो किन किन को इकट्ठा करके बनती है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। सिंपल सी बात है। तो सारी वास्तविक अपरिमेय नहीं हो सकती, वास्तविक संख्याएं तो कुछ परिमेय होती हैं और कुछ अपरिमेय होती है। तो ये बात गलत है कि प्रत्येक वास्तविक, अगर कुछ बोलता तो कुछ तो होती है लेकिन सारी नहीं होती, क्योंकि उसमें इसका भी कुछ ना कुछ रोल जरूर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे हिसाब से आप लोगों के समझ में आ गया होगा, पर मैंने पहले कहा जो मैंने बेसिक सिखाया वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं और साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब चैनल आप कर चुके होंगे और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो बेल आइकन दबा होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, देखिए ये जो नाम आया है ना, ये धनात्मक पूर्णांक, तो ये भी हमने बेसिक में बताया था कि पूर्णांक होता है, उसमें प्लस वालों को धनात्मक बोलते हैं, माइनस वालों को ऋणात्मक बोलते हैं, और जीरो जो होता है वो ना तो ऋणात्मक ना ही धनात्मक होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो इसलिए यहाँ धनात्मक पूर्णांक की बात आई तो चलो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्वेश्चन बोला है क्या सारे के सारे जो धनात्मक पूर्णांक हैं उनके जब हम वर्गमूल लें, अंडर रूट लगाएं, तो क्या वो अपरिमेय आएंगे? चेक कर लेंगे अभी। और साथ में और भी बोला है, यदि नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी संख्या भी बताओ जिसका वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या आता हो। तो देखो अभी बहुत अच्छे से करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे। तो आंसर क्या है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक लिख लेता हूं मैं।
धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं भाई? 1, 2 प्लस वाले 3, 4 ऐसे आगे तक सारे होते हैं, या यूं बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं को ही हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, क्योंकि प्लस वाले तो वही है ना। ठीक, अब इनका क्या बोल रहे हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल भी कर देते हैं भाई। वर्गमूल अगर करने लगे, वर्गमूल का मतलब है अंडर रूट लगा दो। लेकिन हमको ये पता है कि ये क्या है, अंडर रूट 1 का मतलब 1। ठीक, इसका मतलब है अच्छा अंडर रूट 2 तो ऐसे रहे, अंडर रूट 3 भी ऐसे, लेकिन अंडर रूट 4 का मतलब क्या है? अंडर रूट 4 को हल करके 2 आता है ना। तो भैया जी ये तो आपकी परी में आ गई। देखो भाई, धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल क्या आ गया? 2, परी में आ गया। ये भी परी में है, और ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या आ गई? अपरी में। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं हम कि जो इसने बात कही थी, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक? ना जी, सारे धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल लेने पर परी में भी आ रही है और अपरी में भी आ रही है। देखो ये परी में आ रहा है ना, और उसने बोला था अगर नहीं तो भाई नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, नहीं, धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरी में नहीं आता, परी में भी आता है और अपरी में, दोनों आते हैं। उसने बोला था अगर नहीं तो ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परी में आ रही हो। तो ये लो, अंडर रूट 1 का उदाहरण दे दिया, परी में आ रहा। अंडर रूट 4 का उदाहरण दे दिया, परी में आ रहा। तो इस तरीके से हमने बहुत आसानी से ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया। लेकिन इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें अंडर रूट 5 को बना के दिखाना है। तो देखो बेटा, इसमें बोर्ड में वो हमें प्रकार और फीटे की सहायता से अंडर रूट 5 समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम उस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपनी दूसरी स्क्रीन में आपको पूरा प्रॉपर बना के दिखाएंगे, और साथ में कुछ इसके जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी दूसरी स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण 3, जिसमें हमें संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का स्थान निर्धारण करना है या निरूपित करना है। इसी साथ साथ उदाहरण 4 भी पढ़ेंगे, जिसमें वास्तविक संख्या रेखा, एक ही बात है, संख्या रेखा अभी बताऊंगा मैं किसे कहते हैं संख्या रेखा। उस संख्या रेखा पे अंडर रूट 2 कहाँ पर है, अंडर रूट 3 कहाँ पे है, और अभी हमने जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 2 खत्म करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बारी थी, जिसमें हमें दिखाना है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पे अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मैं यहाँ पर उदाहरण क्यों करा रहे हैं सर आप बीच में, आप यूँ बोलेंगे, क्योंकि आपने जब 1.2 के पहले और दूसरे क्वेश्चन कर लिए थे, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में डायरेक्ट अंडर रूट 5 पूछा हुआ था। तो ये अंडर रूट 5 से पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको उसी के जैसे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को भी बता दूं कि किस तरीके से हम संख्या रेखा में 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 इनको बताया जा सकता है कि इस संख्या रेखा में ये वाले नंबर किस जगह कहाँ पर होंगे। तो इसके लिए मैं आपके सामने जो करने वाला हूँ, तो देखेंगे ये उदाहरण जो है अंडर रूट 2 ये आप ही के बुक में है, उदाहरण 3, उदाहरण 4 और क्वेश्चन नंबर 3 तीनों एक जैसे हैं, इनके करने के अपने नियम हैं, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ में क्वेश्चन नंबर 4 भी पढ़ने वाले हैं। कक्षा के क्रियाकलाप हमारे आप बुक में देखेंगे, कक्षा के क्रियाकलाप आपके साइड में देखो स्क्रीन में भी आ रहा होगा। ये हमारा क्वेश्चन, ये उदाहरण है 3, ये उदाहरण 4, इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये मैंने जो जिसमें से लिखा है कि वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है। तो ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड में नहीं बताए जा सकते थे, इसमें प्रकार, फीटा और चांदी की सहायता से हमें ये करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं इसमें बता रहा हूँ। उससे पहले हम ये जो चीज़ आ रही है अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 होती क्या है? ये संख्या होती है जिनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। हमें ज्ञात है कि ये जो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ये सारी क्या हैं?
अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं और ये होती तो वास्तविक संख्याओं के अंदर ही है। तो ये संख्या रेखा हमें अभी तक पता था। जब आप देखेंगे संख्या रेखा इस तरीके से होती है जिसमें 0 होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे तक, इधर -1 -2 -3 इस तरीके से पीछे को चलता है। तो यहाँ बताना है कि √2 कहाँ पर होगा, √3 कहाँ पर होगा। और अगर आपको कोई बोले दिखाओ, निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे निकाल के दिखाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले एक फीता होना चाहिए, एक चांदा होना चाहिए और तीसरी चीज़ प्रकार होना चाहिए पेंसिल के साथ। तो इन तीनों की सहायता से हम ये √2 को संख्या रेखा, ये जो हमारी संख्या रेखा है, इसमें √2 का स्थान बताएंगे कहाँ पर है, √3 का बताएंगे और √5। लेकिन उससे पहले नॉलेज सभी को ये होनी चाहिए कि ये तीनों संख्याएं, ऐसी और भी होती हैं, ये तीनों संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, तो अपरिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पे दर्शा रहे हैं। सीधे सिंपल बात हमारी ये है। तो चलिए एक एक करके हम ये 4 क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के एंड तक क्लियर कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए, अगर हमें √2, √3 और √5 इस तरीके की संख्याओं को अगर संख्या रेखा पे दिखाना है, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट हमें पता रहना चाहिए जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, मैंने सोचा पहले आपको इसके बारे में बता दिया जाए, क्योंकि ये इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए इस चीज़ का यूज़ करेंगे तो उसकी जानकारी हमें पूरी तरीके से होनी चाहिए। होता क्या है, आपने देखा होगा ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन ये पाइथागोरस प्रमेय जो है हमेशा समकोण त्रिभुज में ही कार्य करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये कर्ण क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा। कर्ण का वर्ग मतलब स्क्वायर की बात कर रहा है। समकोण त्रिभुज में, किसी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण जो भुजा का नाम है, उसका जो वर्ग करेंगे वो शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब ये कर्ण क्या होता है, जैसे मैं यहाँ से बता रहा हूँ। देखिए, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 डिग्री है। ठीक, इस समकोण त्रिभुज में समकोण के जस्ट सामने जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। और इस किसके सामने, इस 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और सबसे बड़ी भुजा का नाम होता है कर्ण। तो इस परिभाषा को अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो ये बोला जाएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, जो भी बड़ी भुजा का नंबर है उसका अगर हम वर्ग करेंगे तो बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। मतलब ये कर्ण हमारी जो सबसे बड़ी भुजा है, देखो ये 90 डिग्री के जस्ट सामने, ये 90 डिग्री के जस्ट सामने कर्ण होता है। कर्ण का वर्ग, अच्छा ये सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। उसके बाद ये बाकी 2 भुजाओं के नाम लंब तथा आधार होता है। आधार इसे बोलते हैं, लंब इसे बोलते हैं। ठीक, ये कभी कभी लंब इधर हो सकता है, आधार इधर हो सकता है। वो डिपेंड करता है इस थीटा पे, कोण कहाँ से बन रहा है। अगर कोण यहाँ बन रहा है तो कोण के सामने लंब बनता है और बची हुई भुजा आधार कहलाती है। ये हमारा बाद में कभी जब हम पढ़ेंगे आगे 10th क्लास में तब का मैटर है। फिलहाल अभी ये याद रखना है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने हमारा कर्ण बनता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है कि कर्ण मतलब बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग को जोड़कर, देखो ये मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है ये इसका भी वर्ग प्लस इसका भी वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आप देख रहे हैं ये होता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। और ये लगती हमेशा किस में है, 90 डिग्री के समकोण में। ठीक, तो इसका यूज करने वाले हैं। साथ साथ आपको क्या पता रहना चाहिए कि हमें ये भी पता रहना चाहिए
कि अंडर रूट 2 जब बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अंडर रूट 2 जो बनाते हैं उसके लिए इस तरीके का समकोण बनाया जाता है। क्योंकि देखो अगर मैं बताऊं, हमने अभी नियम पढ़ा पाइथागोरस पर में, अगर मैं कोई समकोण त्रिभुज बनाऊं जिसका आधार में 1 बोलूं, लंब अगर 1 बोलूं, तो मैं चेक करूं आधार की जगह 1 रखूं 1 का वर्ग, प्लस लंब की जगह भी 1 रखूं 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग कितना हुआ 1, 1 का वर्ग 1, 1 और 1 2, तो कर्ण का वर्ग बराबर 2, वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो कर्ण बराबर अंडर रूट 2, तो ये कर्ण क्या आ गया अंडर रूट 2, ये हमारा जो कर्ण आ गया वो अंडर रूट 2 आ गया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये दूरी आ गई वो क्या आ गई अंडर रूट 2, और यही तो हमें यही दूरी तो हमें नापनी है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, ये रखना है। तो देखो होता क्या है, जब अंडर रूट 2 निकालते हैं तो इससे एक कम आधार रखते हैं, तो अंडर रूट 2 से एक कम कितना होगा 1, ठीक। इसी तरीके से रूट 3 जब निकालेंगे हम, वर्गमूल 3 का मान जब निकालेंगे उसके लिए कैसा बनेगा, देखो इससे एक कम, 3 से एक कम कितना हुआ 2, तो अंडर रूट 2 हमारा ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये एक, हमेशा ये एक लेंगे तो ये हमारा लंब हो गया। अब मैं इन दोनों से चेक करता हूँ क्या अंडर रूट 3 आ रहा है, तो देखो यहाँ हम चेक करने लगे तो हमने बोला आधार का वर्ग, तो आधार हमारा अंडर रूट 2 है उसका वर्ग, प्लस लंब का वर्ग, लंब हमारा 1 है 1 का वर्ग, तो देखो बराबर क्या होना चाहिए था कर्ण का वर्ग, यही तो होना चाहिए था। तो आप देखेंगे अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा, प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 और 1 कितना होगा 3 होगा, कर्ण का वर्ग। और आपको पता है वर्ग हटाएंगे, ये आ गया कर्ण का वर्ग। आपको पता है वर्ग हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 3 आ गया किसका मान कर्ण का मान। तो हमें अंडर रूट 3 ही तो बताना था, ठीक। तो अंडर रूट 3 की दूरी आ गई हमारी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं P से लेकर R तक की दूरी, ठीक। इसी तरीके से अंडर रूट 5 का बनाने के लिए अंडर रूट 5 में से एक कम करा अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 का होता है 2, तो इधर 2 दूरी बनेगी और इधर 1, इसे इकाई बोलते हैं। अंडर रूट 2 बनाने के लिए 1 इकाई आधार 1 इकाई लंब, अंडर रूट 3 बनाने के लिए अंडर रूट 2 इकाई आधार, मतलब दूरी जितनी भी लो ये इतनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो इनकी मदद से हम अब जाकर ड्रॉ करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि सर ने क्या बताया कि अंडर रूट 2 बनाने के लिए हमें एक आधार फिर एक 90 डिग्री पर लंब बनाना है। इसीलिए अंडर रूट 3 के लिए अंडर रूट 2 दूरी का ये और 1 दूरी का लंब बनाना है। अंडर रूट 5 के लिए 2 दूरी का ये और 90 डिग्री पे 1 दूरी का ये बना के जो ये तिकोनी वाली ये विकर्ण बनेगा, ये हमारा जो हमें दूरी चाहिए वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बोला फीटा प्रकार, ये बहुत ज़रूरी है, पाइथागोरस पर में हमने बताया ये होता है, और इसी की मदद से हमने ये तीनों चीज़ निकाली है, ठीक। तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 के लिए हमें ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की मदद से हम वहाँ ड्रॉ करेंगे। जैसे अभी हम संख्या रेखा में इसे दिखाएंगे तो सबसे पहले हम ये एक इकाई का खींचेंगे, उसके बाद एक इकाई का 90 डिग्री खींचेंगे और दोनों को मिला देंगे तो ये दूरी आ जाएगी। इसी तरीके से अंडर रूट 2 इकाई की ये खींचेंगे, फिर ये, और फिर मिला देंगे तो अंडर रूट 3 जो हमें चाहिए वो आ जाएगा। सेम इसी तरीके से पहले हम संख्या रेखा पे 2 इकाई ये खींचेंगे, फिर 1 इकाई का 90 डिग्री कोण बनाएंगे, और फिर 2 और 1 इकाई वाली के सिरों को हम यहाँ से मिला देंगे तो अंडर रूट 5 आ जाएगा। इसको भी हम इसी तरीके से चेक कर सकते हैं, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 और 1 5, वर्ग हटाएंगे अंडर रूट, जैसे मैंने ये चेक करा, ठीक है। तो बस मैं पहले दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, अंडर रूट 2, 3 और 5 इनको दिखाने के लिए आपको ये त्रिभुजों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, इसी से आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उदाहरण नंबर जो हमारा 3 था अंडर रूट 2, उसको यहाँ पर मैं फीटे प्रकार की सहायता से आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो देखिए, तो मेरा उदाहरण नंबर 3 जो था, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पे दिखा रहे हैं।
संख्या रेखा में हम क्या करने हैं, निरूपित करने या निर्धारण करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने फीता लिया, इसमें एक नंबर लाइन बना ली। तो देखिए नंबर लाइन देखो दो तरीके से होती है फीते में, एक तरफ सेंटीमीटर होते हैं और एक तरफ इंच होते हैं। तो सेंटीमीटर बहुत छोटे हो जाएंगे तो हम इंच वाले की मदद ले रहे हैं। इंच में हम आपको ड्रॉ करेंगे पहले। तो देखेंगे सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इंच को ड्रॉ कर लेते हैं। आप पेंसिल की सहायता से करेंगे, यहाँ मैं समझाने के लिए स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, लाइन बन गई। इसमें हम कहीं बीच में एक लाइन में डॉट लगा ले, नंबरिंग कर लेते हैं। ये मान लिया मैंने 0, फिर यहाँ 1-1 इंच की दूरी में मैं टिक लगा रहा हूँ। इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं जिससे हमारी संख्या रेखा थोड़ी और बढ़ जाए। ठीक, 1-1 इंच में, ये देखिए 1-1 इंच मैंने यहाँ पर से लगाना शुरू कर दिया। ठीक, इस तरफ भी लगा लेते हैं। सफाई होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए इन संख्या रेखा पे मैंने यहाँ पर मान लिया ये मेरा 0 है, ये मेरा -1, ये मेरा -2, ये -3, -4 और इसी तरीके से आगे के लिए बनेगी। ये ख़त्म नहीं होती है संख्या रेखा। इसी तरीके से ये मेरा 1 होगा, ये मेरा 2, ये 3, ये 4 और 5 और ऐसे ही आगे को चलता चला जाएगा। ठीक है, अब इस संख्या रेखा पे ध्यान से देखेंगे। इस संख्या रेखा पे हमें बताना है कि √2 कहाँ होगा। तो याद हो मैंने अभी √2 के लिए एक चित्र बनाया था। उस चित्र को आप मदद के लिए यहाँ बना सकते हैं कि सर ने कुछ इस तरीके से बनाया था 90 डिग्री, जिसमें सर ने एक ये बोला था, एक ये बोला था, तब जाके √2 आया था। यही तो कहा था। तो चलिए सबसे पहले मैं एक दूरी का इकाई, मैं इसे O बोल दे रहा हूँ, इसे A बोल दे रहा हूँ, इसे B बिंदु दे रहा हूँ। तो मैं O बिंदु ये रहा, यहाँ से एक इकाई का, तो एक इकाई ये रहा, तो ये बिंदु मेरा ये हो गया, ये मेरा A बिंदु हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री, तो देखो एक इकाई तो ये बन चुका है। ठीक, आधार जिसे बोलेंगे हम। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है। इसके बाद ध्यान देंगे, चांदे का यूज़ करके 90 डिग्री हमें बनाना है। बिल्कुल सीधी लाइन हम चांदे से नाप के देखेंगे तो ये 90 डिग्री होती है। तो यहाँ टिक लगा लेंगे। दिख रहा है आपको, ये मैंने 90 डिग्री था, मैंने ये टिक लगा लिया। लेकिन हमें ये पूरी नहीं मिलानी है। हमें क्या करना है, ये 1 के बाद ये 1 सेंटीमीटर और हमें चाहिए। तो देखिए 1 सेंटीमीटर, वो 1 इंच, हमें इंच में ले रहे हैं, तो 1 इंच मैंने यहाँ से 1 इंच बिल्कुल 90 डिग्री में दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए मैंने ये लाइन खींच दी। तो ये मेरी ये 1 और ये भी मेरी 1 हो गई 90 डिग्री पे। ठीक, और ये इस बिंदु को नाम B दे दिया। O और B को मिलाते हुए मैंने एक रेखा खींची। ये दूरी आ गई हमारी क्या, पाइथागोरस प्रमेय से √2। लेकिन सर आपकी ये दूरी तो आ गई √2, लेकिन हमें तो संख्या रेखा पे बतानी थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से प्रकार का यूज़ करेंगे। जो दूरी हमारी आई, क्या हमारी √2 दूरी आई, वो हम प्रकार से नापेंगे। हमने प्रकार से नापा, ये देखिए ये हमने नाप लिया प्रकार से। और प्रकार से नापने के बाद ये दूरी हमारी, जो ये प्रकार में अभी नपी हुई है, ये दूरी हमारी √2 है। और इसको बिल्कुल सीधी करने के लिए इस 0 पे यहाँ रखा और इस रेडियस का, इस त्रिज्या का हमने एक चाप काटा। तो देखेंगे ये मैं चाप काट रहा हूँ और ये संख्या रेखा पे जहाँ कट करेगा, आपके लिए मैं बना दे रहा हूँ इस स्केच से, पेंसिल का आपको दिख नहीं रहा होगा। संख्या रेखा पे यहाँ ये जहाँ कट करा संख्या रेखा पे, ये बिंदु यहाँ से यहाँ O बिंदु से लेकर और ये
मैं इसको C नाम दे रहा हूँ, ये O से लेकर C तक की जो दूरी हो गई वो आपकी √2 दूरी हो गई। मतलब आपने संख्या रेखा पे, वैसे भी आपको पता होना चाहिए √2 का मान 1.414 के समान होता है। तो आपने देखा कि ये तिरछी दूरी जो थी वो √2 थी, उसी दूरी को हमने यहाँ नाप के इस संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर दिया इस C बिंदु से। तो अतः ये O से लेकर अब ये C तक की जो दूरी हो गई, ये हमारी ये O से लेकर C तक की दूरी होगी, ये √2 हो गई। तो बस मात्र इतना काम करना था, संख्या रेखा पे √2 को आपने दर्शा दिया। क्लियर है? दोबारा बता रहा हूँ, इसके लिए स्टेप वाइज मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाइए, पहला स्टेप। दूसरा, आधार OA खींचिए, कितना, 1 इंच या 1 इकाई कह सकते हैं। 1 इकाई O से लेकर A तक का आधार खींचिए। ठीक, ये आधार है हमारा। फिर बिंदु A पर A से लेकर B तक 1 इकाई लंब 90 डिग्री चांदी की सहायता से खींचिए, स्टेप 3। ठीक, फिर O बिंदु और B बिंदु को मिलाया और हमें O से लेकर B तक √2 प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर पांचवा क्या है, O को केंद्र मान के प्रकार की सहायता से OB त्रिज्या का एक संख्या रेखा पर चाप काटा। ठीक, और जो संख्या रेखा को C बिंदु पर काटता है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में हर एक स्टेप लिख कर आ रहा है, C बिंदु पे काटता है। अतः OC हमें यहाँ लिख देंगे, OC बराबर √2 इकाई या √2 हमें प्राप्त हुआ संख्या रेखा पर। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे उदाहरण नंबर 4, जिसमें हमें दिखाना है √3 को। इसी तरीके √3। तो हम करने वाले हैं उदाहरण 4, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन मैं चाह रहा था आपको सभी तरीके के क्वेश्चन आए, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। अब हम कर रहे हैं √3 को, सेम इसी तरह होगा। √3 को हम संख्या रेखा पर में निरूपित कर रहे हैं। निरूपित का मतलब समझते हैं ना, संख्या रेखा पे दिखाना, निर्धारित करना। ठीक है, हम ये कर रहे हैं। तो उसके लिए भी फिर याद होना चाहिए, मैंने √3 के लिए आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं, √3 के लिए मैंने हेल्प के लिए आपको बताया था। इस तरीके का एक त्रिभुज बनेगा, जिसमें √3 दिखाने के लिए ये होगी इकाई √2 की और ये होगी 1 की, तब जाके ये √3 बनेगा। ठीक है, ये नाम ABCD जो भी दो जो हम बनेगा उस हिसाब से लिख देंगे। ठीक है, तो √2 तो हमें पता नहीं होता, तो पहले √2 बनाएंगे, फिर √2 वाली दूरी पर हम ऐसे एक ड्रॉ खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसी तरीके से जैसे हमने पहले इतना काम तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि √2 आपको चाहिए, आधार आपको √2 चाहिए, मतलब इतना आधार चाहिए। पहले ये काम तो होगा ही होगा। ठीक, तो पहले ये मैं काम कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले क्या करा हमने, एक लाइन खींची। ठीक, मैं यहाँ पर नंबरिंग कर रहा हूँ। तो ये मैंने 0 लिख लिया, ये हमने 1 लिख लिया, ये हमने 2 लिख लिया, ये 3। इसी तरीके से आगे भी होगा और यहाँ भी होगा -1, और इसी तरीके से इधर भी होगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी संख्या रेखा हो गई। ठीक है, ये हमारी संख्या रेखा हो गई। क्लियर है सभी को? इसके बाद वही करना है, आधार हमें √2 चाहिए, तो पर सर हमें √2 तो बनाना पड़ेगा। तो चलिए, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था वैसे ही बना लेते हैं। √2 बनाने के लिए अभी बताया था आधार 1, तो यहाँ से शुरू करा, आधार 1 में 90 डिग्री का बनाएंगे हम। तो
तो देखिए चांदा रखने का तरीका भी सही रखना है, जहाँ पे बनाना है वहाँ मैंने निशान लगाया और इसमें 1 इकाई का मैंने ये दूरी खींच दी। 1 इकाई की जैसी मैंने दूरी खींची तो देखिए कितना खींचा, ये मैंने 1 इकाई की दूरी खींच दी और ये 90 डिग्री जैसा मैंने अभी करा था। और ये जो दूरी बनी ये मेरी बन गई √2। इसको नाम मैंने A दे दिया, इसे मैंने B दे दिया, अभी हमने जैसे करा था। फिर हमने ये टिक लगा, यहाँ पर ये दूरी नापी, देखो अभी नापी थी ना ये दूरी, वही दूरी आई है, ठीक। और इस दूरी को मैंने चाप काटा और संख्या रेखा पे मैंने जैसे ये चाप को ऐसे काटा, देखिए ये चाप कट रहा है, तो ये जो बिंदु आ गया, ये बिंदु आ गया C और ये दूरी हो गई हमारी क्या, √2, आधार बन चुका है, ठीक। अब √2 के बाद 1 का लंब खींचना है, तो यहाँ पे एक दोबारा लंब खींचेंगे, किसकी सहायता से, चांदे की सहायता से C बिंदु पर, क्योंकि देखो आधार मिल गया हमें, √3 का आधार मिल गया। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की, वो 1 इकाई की हमें रेखा खींचनी है, तो पहले 90 डिग्री C बिंदु पे नाप के हमने एक टिक लगा लिया और 1 इंच का हमने क्या करा, देखो 1 इंच का हमने यहाँ पर लाइन खींची। तो देखिए लाइन ये मैंने ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ की, इसे बिंदु डाल दिया D। अब O और D को, ये हमारा C बिंदु है और ये D, O और D को हमने मिलाया और जैसे ही हमने O और D को मिलाया तो ये O और D जो बना ना, ये वाली दूरी जो बनी, ये बनी √3, ठीक। √3 बनी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या थी, √2। O से लेकर B तक की दूरी थी √2 और O से लेकर D तक की दूरी थी √3। लेकिन √2 तो हमने रेखा पे दिखा दिया, √3 कैसे दिखाएंगे, √3 के लिए भी हमने ये दूरी हमने मापी, ठीक। और इतने का चाप जैसा हमने √2 के लिए करा था वही हमने चाप यहाँ काट दिया। संख्या रेखा पे जहाँ ये चाप काट रहा है उस चाप को हमने एक नाम दे दिया, नाम दे दिया हमने क्या, यहाँ पर E। तो ये जो यहाँ O से लेकर E तक की दूरी हो गई, O से लेकर E तक की दूरी हो गई, ये हो गई हमारी √3। और आपको पता होना चाहिए √3 का मान होता है 1.732 आगे, ठीक है। तो हमने ये देखो संख्या रेखा पे 1.73, तो देखो 2 से पहले ये OE, तो ये क्या आ गया, O से लेकर E तक की जो दूरी हो गई वो आ गई √3। और इसके लिए भी स्टेप वही होंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, √2 संख्या रेखा पे दर्शाया, OC, ठीक है, OC, ये क्या लिखा, O से लेकर C तक, इसे OB भी बोलते हैं हम, क्योंकि ये तिरछी दूरी OB थी और ये OD थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, दोबारा बता रहा हूं मैं, स्टेप क्या होंगे, संख्या रेखा पे √2 दूरी OC दर्शाई, ठीक। फिर उसके बाद नंबर 2, C बिंदु पर 1 इकाई का लंब खींचा, 1 इकाई का लंब खींचा, ये वाला O जिसका नाम CD है, O तथा D को मिलाया जो दूरी √3 है, OD। फिर O बिंदु को केंद्र मान के प्रकार की सहायता से O तथा D दूरी को नापा तथा उस त्रिज्या का एक चाप संख्या रेखा पर काटा जो बिंदु E पर काटता है। तो O से लेकर E तक की दूरी जो होगी √3 होगी, अतः संख्या रेखा पर √3 को निरूपित किया। बहुत इजी है। अब लास्ट स्टेप हमारा है, लास्ट क्वेश्चन इसी तरीके में है हमारा, क्या, क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 3। और उसमें क्या था, √5 को संख्या रेखा पर
वो काफ़ी आसान है। संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो देखिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि √5 के लिए सर आपने वो जो वहाँ पर बताया था कैसा फिगर बनाया था, मैं इधर बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस तरीके का फिगर बनाया था कि सर ये यहाँ पर ये 2 होना चाहिए, ये 1 इकाई का लंब होना चाहिए, तो ये दूरी √5 बनेगी। ठीक है, तो इसको करने के लिए देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहले हम उसी तरीके से, बहुत आसान है, पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। मैं इस जगह बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक मैंने संख्या रेखा खींची, इसमें मैंने निशान लगा लिए 1-1 इंच पे। ठीक, ये मेरा 0 है, ये मेरा -1 -2, इसी तरीके से आगे ये रेखा होगी, इसी तरीके से आगे होगी। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो सबसे पहले क्या करा हमने, ध्यान देंगे, 2 इकाई का आधार बनाना है। तो 2 इकाई कहाँ से होगी, यहाँ से O बिंदु से A बिंदु तक। अब इस A बिंदु पर 1 इकाई का 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो चांदे की सहायता से ध्यान देंगे, इस A बिंदु पर 90 डिग्री पे बिंदु लगाकर 1 इकाई का लंब मैंने खींच दिया। ये जो 1 इकाई का लंब खींचा है 90 डिग्री का, ये मैंने खींच दिया 2 पर। क्यों खींचा 2 पे, क्योंकि आधार 2 था। अब मैंने O तथा इस बिंदु B को मिलाया। तो हमारी ये जो OB दूरी आई, ये आ गई √5। और ये जो √5 आया, इसको इस प्रकार की सहायता से हमने इसको मिलाया। मतलब हमने पहले नापा इससे। तो ध्यान से रखेंगे प्रकार, तो बिल्कुल देखो, एक सिरा हमारा O पर, एक सिरा हमारा B पर नाप के ये हमारी त्रिज्या हो गई। अब इस त्रिज्या का एक चाप काटा। तो देखिए, चाप काटने पर हमें ये मिला C बिंदु। तो O से लेकर C तक की जो दूरी होगी वो हमारी √5 होगी। और √5 है उसका मान होता है लगभग 2.23। तो आप देख रहे हो 2 से आगे जा रहा है ये 2.23। तो देखो, यहाँ से O से लेकर यहाँ आधार 2 है, और इससे आगे जो ये C बिंदु है, O से लेकर C बिंदु तक की दूरी, यहाँ ये C बिंदु तक की दूरी कहलाएगी √5। तो हमने संख्या रेखा पर, हमने किस पे, संख्या रेखा पर यहाँ से लेकर, देखिए ये डबल होते जा रही है लाइन, और कहाँ तक, ये 2, और ये यहाँ तक हमने ये बता दिया कि √5 इतना होता है संख्या रेखा पर। तो देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 तो हमें पता रहता है संख्या रेखा पर, लेकिन √2 √5 √3 कहाँ पर होगा वो भी हम नाप के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो हमारी क्रियाकलाप है, और ये भी आपको आना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखेंगे, जिसमें हमें सर्पिल, हम इसी चीज को बिना संख्या रेखा पे भी दिखा सकते हैं। तो अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, क्रियाकलाप है वर्गमूल सर्पिल की रचना। अगर आपसे कोई पूछेगा क्या है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वर्गमूल, हम कर रहे हैं वर्गमूल सर्पिल की रचना कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत आसान है, वर्गमूल सर्पिल की रचना कैसे करी जाती है वो मैं आपको सिखा रहा हूं।
तो वर्गमूल सर्पिल की रचना करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने एक देखो यहाँ पर बनाऊंगा, काफ़ी बहुत अच्छा बनता है। जब लास्ट में हम देखेंगे इसको, बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैंने एक संख्या रेखा खींची आपके सामने, ठीक। तो थोड़ा सा ना ऊपर से नीचे रखकर और साइड से इधर रखकर बीचों बीच में खींचना है, क्योंकि ये ग्राफ थोड़ा सा हमारा ऐसा जाएगा हमारा चित्र। वर्गमूल सर्पिल की रचना, ये क्या नाम है, क्यों नाम है, ये भी अभी हम बताएंगे। मैंने एक संख्या रेखा खींची और उसमें मैंने समान दूरी पर 1-1 इंच की दूरी पे बना दिया, ठीक। वो कई टीचर इसे सेंटीमीटर पे भी करा सकते हैं, तो थोड़ा छोटा बनता है, लेकिन मुझे आपको समझाना था, इसलिए रिकॉर्ड करने में मुझे यहाँ थोड़ा दूरी में बनाना पड़ रहा है। तो मान लिया मैंने इसको यहाँ पर 0 बनाया, ठीक। ये मेरा 1 है, ये 2, 3, 4, इसी तरीके से मेरा ये 5 संख्या रेखा बन गई, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम इसमें 0 से लेकर √2 बनाते हैं। तो हर बार क्या करना है, सबसे पहले एक आधार लेकर, ध्यान देंगे कैसे बना रहे हैं। √2 हमें याद होगा, √2 कैसे बनाते थे कि आधार 1 लंब 1, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री बनाते हुए हमने 1 इंच, ध्यान रखेंगे 1 इंच का लंब रखेंगे। ये 90 डिग्री का बनाते हुए हमने जैसी ये रेखा बनाई, तो ये दूरी बन गई हमारी √2। क्लियर है? अब इसी से हम √3 बनाएंगे। तो √3 बनाने के लिए √2 आधार चाहिए, वो हमें मिल गया, ठीक। मैं ABCD डालते जा रहा हूँ, ये A B, आपकी किताब में P1 P2 P3 P4 ऐसे होगा, हम ABCD चल रहे हैं। तो ये OB हमारा आधार बन गया √3 का। फिर वही चीज़, फिर 1 सेंटीमीटर का लंब खींचेंगे, तो यहाँ से 90 डिग्री बनाएंगे, ध्यान देंगे 90 डिग्री यहाँ बनेगा। तो फिर हमें यहाँ पर 1 इंच का या 1 इकाई का 90 डिग्री के लिए 1 इकाई का हमने यहाँ पर लंब खींचा। तो देखिए 90 डिग्री का ये ओपन, ये 90 डिग्री, ठीक है। फिर क्या करा, ये हमारा आधार √2 हो गया, ठीक। ये 1 इकाई का लंब खींच लिया। तो ये जो बनने वाली ये बिंदु, इसे मैं C बोल रहा हूँ, तो O से लेकर C बिंदु की दूरी जो हो गई हमारी, वो √3 हो गई, ठीक। सेम फिर इसी तरीके से ध्यान देंगे, इसी तरीके से √3 हमारा आधार हो गया। फिर C बिंदु पर 90 डिग्री का लंब खींचा। तो देखिए आप देख रहे होंगे ये एक घुमावदार बनना शुरू हो रहा है। तो फिर इसमें 1 इंच का हमने यहाँ पर, या 1 इकाई बोल सकते हैं, और उसका एक लंब मतलब 90 डिग्री 1 इकाई का। हर बार सेम चीज़ प्रोसेस कर रहे हैं, 1 इकाई का लंब, फिर 1 इकाई का लंब, फिर 1 इकाई का लंब, और O से हम इसे मिला दे रहे हैं। तो ये दूरी जो बनी, देखो √3 का वर्ग 3 और 1 4, ये √4 बना, और जिसको हम बोलते हैं 2। फिर दोबारा हमने फिर इसमें भी 90 डिग्री, तो देखो √2 √3 √4, फिर इसमें फिर हमने 90 डिग्री का एक लगाया, और फिर 1 सेंटीमीटर का हमने 90 डिग्री से नापते हुए, ध्यान रहे 1 सेंटीमीटर की जब लाइन खींचेंगे तो 90 डिग्री से छोटी खींचेगी, लेकिन खींचेगी बिल्कुल सीधी। तो ये हमारा ये 90 डिग्री बन गया। फिर हमने इस बिंदु को, हमने इसे C माना था, इसे D माना, इसे E मान लिया। अभी मैं लास्ट में रिपीट करूंगा। तो ये हमारा हो गया √5। फिर सेम यही प्रोसेस हम आगे करते चले जाएंगे। तो देखिए ये फिर 90 डिग्री पे मैंने लगाया, और फिर इसमें 1 इंच का हमने लंब खींच दिया। देखो 90 डिग्री बिंदु से नाप रहा हूँ मैं दोनों बिंदु को, लेकिन खींच 1 इंच रहा हूँ, ठीक। तो ये हमारा 90 डिग्री खींच लिया। फिर मैंने इसको मिला लिया, किससे? O से। तो ये मेरा F बिंदु बन गया, लेकिन ये जो रेखा आ गई, ये मेरी क्या आ गई? √6। इसी तरीके से देखो, तो ये एक सर्पिल बन रहा,
फिर सेम इस पे भी हमने 90 डिग्री नापा, बिल्कुल सीधा नापेंगे बेटा, तभी हम चांदी की सहायता ले रहे हैं, ठीक। और फिर हमने इस पे भी 1 इंच का बिल्कुल सीधा दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए 1 इंच का ये 90 डिग्री बना दिया और फिर इसको मिला लिया। तो आप देख रहे हो कि सर आप इस तरीके से कर जाए, ये √7। सेम इसी तरीके से एक और कर देता हूँ, फिर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी और फिर हम रिपीट करेंगे। 90 डिग्री कर रहे हैं और फिर 1 इंच का हम लंब बना रहे हैं। ये 90 डिग्री 1 इंच का लंब बना और फिर हम इसको दोनों सिरों को मिला दे रहे हैं। ये मेरा √8 बना। तो आप देख रहे हैं, अगर मैं दोबारा देखो ये सर्पिल अगर आगे आगे बनाऊंगा तो इस तरीके से आगे बनता चला जाएगा, ठीक। तो ये देखो, एक आधार 1 लंब 1, फिर ये आधार √2 लंब 1, फिर आधार √3 लंब 1, फिर आधार √4। तो ये √2 √3 √4 ये एक दूरी का हम लंब बनाते चले जा रहे हैं। √5 √6 √7 √8 और ये एक दूरी का हम बनाते चले जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ कि भाई O से लेकर B तक की जो दूरी आई वो √2 आई, ये वाली। O से लेकर C तक की जो दूरी आई वो √3 आई, ये वाली, ठीक। इसी तरीके से OD हमारी √4 आई, फिर OE हमारी √5 आया, फिर इसी तरीके से OF हमारा √6 आया, क्या हो गया ABCDEF, ये हमारा GCH, ऐसे ABCD बढ़ाते चले जाएंगे। तो A से लेकर G तक हमारी √7 आई और O से लेकर H तक हमारी √8 आई। इसी तरह आगे भी बढ़ाते चले जाएंगे तो ये सर्पिल कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होता जाएगा ऐसे कर्व में, ऐसे करके आगे को बनेगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक क्रियाकलाप था, मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं ये भी बना दूं। तो इस तरीके से हमारी 1.2 क्लियर हुई। और तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी, √2 को संख्या रेखा में बनाना, √3 को, √5 को और एक सर्पिल बनाना। तो देखो संख्या रेखा पे हम √2 बना रहे थे, अब की बार हम सर्प में बनाया, मतलब एक गोलाकार बनाया, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी क्लास 9th में है उनको शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है हमारी 1.3 आने वाली है। तब तक के लिए ओके बाय।